Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome again to Sky Classes and I am Irshad sir here with ORCC online revision capsule course. ठीक, इस टाइम बेटा we will be discussing the next lecture of botany for class 12th. We are here with the botany of class 12th और मैंने आपको स्टार्ट किया था बेटा जेनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रेप्लिकेशन किस तरह से होती हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है और कौन से एंजाइम्स जो हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन विल बी टुडे डिस्कसिंग इन डिटेल. ठीक है बेटा, चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल बी मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक. ओके, डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बेटा हम डिस्कस करेंगे. डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? सबसे पहले बेटा ये समझे व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये डीएनए है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है बेटा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये हमारे पास बेटा जेनेटिक मटेरियल है एंड दिस इज डीएनए. ठीक, हमारे पास डीएनए है. जब डीएनए कॉपी करेगा और अपना नया डीएनए बनाएगा, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन या सिंपली कॉपीइंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. ठीक, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेप्स फॉर कन्वीनियंट स्टडी. Replication is driven by enzymes. Some of them are discussed below. This is very simple. तो ये जो हमारे पास डीएनए है, एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, कॉपिंग ऑफ डीएनए, ठीक, दैट्स कॉल्ड रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन में बेटा हम क्या देखेंगे, हमारे पास डीएनए है, जब एक डीएनए जो है ये बेटा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. और ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है इट इज ड्रिवन बाय एंजाइम्स. ठीक, पहले बेटा हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स which are required for the process of replication. कुछ एंजाइम्स, उनमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स पढ़ेंगे. ठीक, और उसके बाद हम आ जाएंगे इसके मैकेनिज्म पे कि किस तरह से डीएनए जो है वो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है. ठीक, और आपके सिलेबस में एक और भी है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है उसका मैं थोड़ा सा बेटा इनिशियल में ही बता देता हूं. से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये डीएनए है. ठीक, और ये डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा तो इसकी ये स्ट्रैंड जो है बेटा ये इस तरह से अलग हो जाएंगे. ठीक, ये एक स्ट्रैंड अलग हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. ठीक, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक है बेटा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. तो इसमें क्या हो गया बेटा, अभी हमारे पास जो ये स्ट्रैंड्स थी ये स्ट्रैंड्स अलग हो गई. ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद इस स्ट्रैंड के ऊपर एक नई स्ट्रैंड बेटा बन जाएगी इस तरह से, और इस स्ट्रैंड के ऊपर भी बेटा एक नई स्ट्रैंड बन जाएगी. ठीक, तो अब देखें ये नए दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए. सो दिस इज डॉटर डीएनए. ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं. ये पेरेंटल डीएनए है, एक ही डीएनए से बन के. अब ये वाला डीएनए जो है हमारे पास डीएनए 1, इसमें भी एक स्ट्रैंड जो है ना, जो ये व्हाइट वाली स्ट्रैंड है दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये रेड वाली स्ट्रैंड जो है ये हमारे पास बेटा न्यू स्ट्रैंड है. और इसी तरह से इसमें भी ये वाली स्ट्रैंड जो है दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये रेड वाली स्ट्रैंड जो है दिस इज न्यू स्ट्रैंड. ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसमें हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल डीएनए से आएगी और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो नई स्ट्रैंड होगी. ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चल रहा है कि डीएनए जो है इट रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, जो डीएनए है उसके जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसकी हाफ स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट, यानी कि हाफ कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट से आए हैं. इस डीएनए मॉलिक्यूल में भी एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसमें भी एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है. तो इस स्ट्रैंड पे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो पेरेंट की होगी और इस नई वाली स्ट्रैंड में नई सीक्वेंस होगी. ठीक, तो हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंजर्व्ड फ्रॉम द पेरेंट in both the DNA molecules, that is DNA molecule 1 and DNA molecule 2. इस वाली रेप्लिकेशन को बेटा हम बोलेंगे सिंपली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग द एंजाइम्स एंड द मैकेनिज्म कि किस तरह ये रेप्लिकेशन हो जाएगी. ठीक, चलिए बेटा, हमारे पास जो डीएनए की प्रोसेस है इट इज ड्रिवन बाय एंजाइम्स. तो सबसे पहले बेटा एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस पे, किस तरह से रेप्लिकेशन हो जाएगी. पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है बेटा दैट इज हेलिकेस. हेलिकेस क्या करेगा काम, इट हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. इधर भी बेटा मैंने दिखाया, हमारे पास जो डीएनए होता है, ठीक, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये इस तरह से बेटा कॉइलेड स्ट्रक्चर होता है. तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की, इनको अनवाइंड होना है और इस अनवाइंडिंग में मदद करेगा हमारे पास एक एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड हेलिकेस.
ठीक। से फॉर एग्जांपल मैं फिंगर से दिखाने की कोशिश करूंगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो मेरी फिंगर्स है इस तरह से, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक, अब देखिए बेटा हमारे पास, आई विल बी हैविंग समथिंग हियर टू शो यू। ठीक, चलिए बेटा एक मिनट, ये हमारे पास लेट अस सपोज ये मेरे पास पेन की केप है एंड ये हमारे पास है बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेट दिस केप ऑफ द पेन बी द एंजाइम हेलिकेस। ये हेलिकेस आ जाएगा, इसके साथ बेटा बाइंड हो जाएगा। ठीक, फिर ये आगे आगे जाएगा और इन फिंगर्स को इस तरह से ओपन करेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हेलिकेस जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर अटैच होता है, ठीक, तो फिर क्या करता है, ये आगे आगे जाएगा और पीछे पीछे ये इस स्ट्रैंड को क्या करेगा बेटा, इन स्ट्रैंड्स को ओपन अप करेगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको बेटा हम बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। हेलिकेस क्या करेगा, असल में क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया, यहां पे बेटा होते हैं बेस पेयर्स। यह से फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है और ये बेस से फॉर एग्जांपल थायमीन है, दीज आर ज्वाइंटेड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हेलिकेस को जब ये डीएनए जो है ना, इसको जब अनवाइंड करना पड़ेगा, इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है कल मैंने बताया, दीज आर हैविंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड हमने बताया नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं दे आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स, वो अंदर की साइड से हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बेटा दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड को ये हेलिकेस ब्रेक करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, उसको बेटा हम बोलेंगे सिंपली अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में किसका रोल रहता है, दिस इज एंजाइम हेलिकेस। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है बेटा दैट इज टोपोआइसोमेरेज। सेकंड इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है दैट इज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, इट रिलीजेस टेंशन फ्रॉम द स्ट्रैंड्स। देखिए हमारे पास डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा डीएनए था, ठीक है, हमारे पास था बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गई, हमारे पास बेटा एक स्ट्रैंड इस तरह से है, दूसरी स्ट्रैंड इस तरह से है। ठीक, ये इस तरह से अनवाइंड नहीं होता है कि सारा डीएनए मॉलिक्यूल पहले पूरा अनवाइंड हो जाएगा उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। तो जो पार्ट इसका अनवाइंड हो जाएगा उस पार्ट पे साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन भी स्टार्ट होती है। अब देख लीजिए, इट इज जस्ट लाइक द थ्रेड। हमारे पास एक थ्रेड होता है, ठीक, उस थ्रेड को हम क्या करते हैं बेटा, ठीक, उस थ्रेड में इस तरह से टर्न्स होते हैं, ठीक, एक रस्सी होती है, से फॉर एग्जांपल हमने एक रस्सी बनाई, एक रोप है, इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। आप उन 2 स्ट्रैंड्स को खींच रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, ठीक। जब ये 2 स्ट्रैंड्स खुल रहे हैं, एक रस्सी के 2 स्ट्रैंड दोनों आपने अलग कर दिए। आप अगर उन 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को हाथ में उठाओगे, ठीक, दैट स्ट्रैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसमें बेंड्स आ जाएंगे, ठीक। और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो भी जो है दैट विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसमें भी बेंड्स आ जाएंगे क्योंकि उसमें टेंशन होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा इस तरह से रस्सी होती है, इसमें ये हमने टाइप किया होता है, मैं इस स्ट्रैंड को अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, लेकिन ये स्ट्रैंड जो है ना ये फिर से कॉइलिंग स्टार्ट कर देती है, और ये वाली स्ट्रैंड जो है ये फिर से कॉइलिंग स्टार्ट कर देती है। तो अगर जो मैंने ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग कर दिए, लेकिन ये 2 स्ट्रैंड जो है ना ये फिर से कॉइल होती है, ये स्ट्रैंड भी फिर से कॉइल हो जाएगी, बिकॉज इसमें टेंशन होता है। क्या होता है, टेंशन होता है। उस टेंशन को रिलीज करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है दैट इज टोपोआइसोमेरेज। देखिए रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो जाएगी जब तक ये स्ट्रैंड जो है ना लीनियर ना हो जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें टेंशन होता है। तो जब भी इसको अनवाइंड किया जाता है ये फिर से कॉइलिंग शुरू कर देती है टू रिलीज दैट टेंशन। टोपोआइसोमेरेज इज इंपॉर्टेंट। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा बेटा, it will be making the cuts, hence DNA is broken down into the fragments। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये एक स्ट्रैंड है, ठीक, और ये स्ट्रैंड जो है ना ये अनवाइंड तो हो गई लेकिन फिर से कॉइल होना शुरू हो जाती है। तो इस स्ट्रैंड में टेंशन रिलीज करने के लिए जो हमारे पास बेटा एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा बेटा काम, टोपोआइसोमेरेज बेटा इधर कट मारेगा और फिर इधर कट मारेगा, इधर कट मारेगा, इधर कट मारेगा, ये इस तरह से बेटा कट्स करेगा, इसको क्या करेगा, कट्स मारेगा इसको, ठीक। अब कट मारने के बाद यहां से लेके यहां तक ये तो स्ट्रेट हमारे पास बन गया, तो ये एक स्ट्रेट फ्रैगमेंट बन गया, यहां से यहां तक स्ट्रेट, तो ये एक स्ट्रेट फ्रैगमेंट बन गया। इस तरह से स्ट्रेट फ्रैगमेंट्स बेटा डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे, स्ट्रेट फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारे पास जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक, तो इधर बेटा ये इट विल बी ब्रोकन डाउन, जो हमारे पास डीएनए है बेटा ये इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू डिफरेंट
फ्रैगमेंट्स। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एक रस्सी है और उसमें हमारे पास कॉइलिंग होती है, हम चाहते हैं कि ये रस्सी जो है ये कॉइल ना हो, इसके अंदर जो टेंशन है वो रिलीज हो जाए। हम कैंची लेंगे और उस रस्सी को बीच बीच में क्या करेंगे, कट करेंगे। अब जो स्मॉल कट है ना आपके पास उस रस्सी का फ्रैगमेंट जो है उसमें कोई कॉइलिंग नहीं हो जाएगी क्योंकि टेंशन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसी तरह से टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, इट विल बी मेकिंग द कट्स और डीएनए जो है इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है बेटा, अब मसला ये है, अब तो लेकिन ये हमारे पास जो डीएनए है जो अनवाइंड हमारे पास हो गया डीएनए, अब तो ये हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स, और फ्रैगमेंट्स पे इस तरह से रेप्लिकेशन तो स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इन फ्रैगमेंट्स को फिर से बेटा ज्वाइन करने का जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तीसरा एंजाइम है बेटा हमारे पास, दैट इज लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा बेटा काम, लाइगेज जो है इट विल हेल्प इन सीलिंग द गैप्स बिटवीन द फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए। डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो हैं जो हमारे पास अभी आ गए, इनके बीच में गैप्स को सील करेगा। लाइगेज क्या करेगा, अब एक फ्रैगमेंट को ले लेगा, फिर दूसरे फ्रैगमेंट को इसके साथ इस तरह से ज्वाइन करेगा, फिर तीसरे फ्रैगमेंट को ज्वाइन करेगा, फोर्थ फ्रैगमेंट को ज्वाइन करेगा, इस तरह से। तो हमारे पास एक लंबा मॉलिक्यूल बन जाएगा डीएनए का। अब ये डीएनए पहले भी था लेकिन हमने फिर से बनाया। व्हाट इज द डिफरेंस, हमने इस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज इट वाज फुल ऑफ टेंशन, और हमने वो टेंशन रिलीज कर दिया बाय मेकिंग द कट्स, और फिर ये गैप सील कर दी। ठीक, अब ये जो हमारे पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है, लेट दिस बी 5' एंड दिस बी 3' फॉर एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये लीनियर मॉलिक्यूल जो डीएनए का बन गया, अब जो स्ट्रैंड बन गई इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब इस स्ट्रैंड पे बेटा रेप्लिकेशन शुरू हो सकती है। ठीक, तो लाइगेज का भी रोल आपको बता दिया। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट जो है और एक एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस इट विल हेल्प इन रिमूविंग द प्राइमर। प्राइमर क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, और प्राइमर का रोल क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, और प्राइमर का रिमूव होना इंपॉर्टेंट क्यों है, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। आज के लेक्चर में ही हम ये सारी बातें बेटा क्लियर करेंगे। लेकिन इधर बेटा इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, इसका रोल क्या होगा, इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर को बेटा रिमूव करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट इज प्राइमर, जिससे इनिशिएट होती है डीएनए रेप्लिकेशन, उसका बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है। उसको बाहर निकालने में हेल्प कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। व्हाट इज प्राइमर एंड हाउ इट वर्क्स, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन टुडेज टॉपिक जस्ट नाउ। ठीक, इधर तक क्लियर हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद प्राइमेस। प्राइमेस जो है बेटा, प्राइमेस जो है इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। प्राइमर को बनाएगा कौन, प्राइमर को बनाएगा प्राइमेस एंजाइम। ठीक है बेटा, प्राइमर क्या है मैं थोड़ा सा बेटा इधर बता रहा हूं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा वी विल बी डिस्कसिंग अ लिटिल बिट अबाउट प्राइमर। ठीक है बेटा, प्राइमर जो है, प्राइमर क्या है, इट इज ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, 3 मार्क्स वाला अलग आ सकता है प्राइमर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमर। प्राइमर क्या है बेटा, इट इज द शॉर्ट सीक्वेंस, इट इज द शॉर्ट sequence, it is the short sequence of RNA nucleotides, it is the short sequence of RNA nucleotides। ठीक है बेटा, RNA nucleotides की शॉर्ट सीक्वेंस होती है ये। ठीक, प्राइमर जो है इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस। ठीक, मैं अभी इसका इंपॉर्टेंट रोल भी बेटा समझा रहा हूं सब कुछ। ठीक, अब हमारे पास प्राइमर जो है, अब देख लीजिए, एक प्राइमर वो हो गया ना जो हम घर में करते हैं, खिड़की पे करते हैं, दीवारों पे करते हैं, जहां भी आपको पेंट वगैरह चढ़ाना हो वहां पे प्राइमर करते हैं। ठीक, प्राइमर के ऊपर पेंट ना अच्छे से चढ़ जाता है। सेम एंड सिमिलर केसेस हियर, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, जब डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, पहले प्राइमर आएगा और प्राइमर के बाद ही अच्छे से डीएनए बन सकता है। ठीक, तो प्राइमर क्या है, इट इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक, और प्राइमर जो है इसका भी बेटा एक एंड 5' होता है और दूसरा एंड क्या होता है बेटा, 3' होता है। ठीक है बेटा, तो से फॉर एग्जांपल ये बेटा प्राइमर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज 4th न्यूक्लियोटाइड, 5th न्यूक्लियोटाइड, से फॉर एग्जांपल फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। ठीक, सो दिस विल बी वन एंड दैट इज 3' एंड दिस विल बी अदर एंड दैट इज 5'। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक, और इस शॉर्ट सीक्वेंस को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिंपल में अगर आप याद रखें व्हाट इज प्राइमर,
प्राइमर जो है इट इज नथिंग बट इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए। ये आरएनए का बेटा एक फ्रैगमेंट होता है जो हमें डीएनए सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर डीएनए सिंथेसिस जो है वो शुरू नहीं हो सकती है। इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए रेप्लिकेशन में, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ठीक, तो प्राइमर जो है ना ये बनेगा किस एंजाइम से बेटा? प्राइमेस से। प्राइमर जो है इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंजाइम जो है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज 3 बेटा आप इसको बोलेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच हेल्प्स इन एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो असल जो रेप्लिकेशन में बेटा हेल्प करता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 मैन एंजाइम विच हेल्प्स इन एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसके पास हमारे पास 3 सब यूनिट्स बेटा होते हैं। इस एंजाइम के पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। वी हैव फर्स्ट सब यूनिट दैट इज कॉल्ड अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट इसका क्या करेगा? इट इज कैटालिटिक। इसका अल्फा सब यूनिट कैटालिटिक होता है, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेन जो हमारे पास सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज 3 का अल्फा सब यूनिट, वो हेल्प करेगा इन रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है बेटा। दूसरा जो है दैट इज एप्सिलॉन सब यूनिट। एप्सिलॉन सब यूनिट जो बेटा है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग दैट इज चेकिंग बेस पेयर सीक्वेंस। जब डीएनए बनेगा तो उसमें प्रूफ रीड जरूरी है। डीएनए की सिंथेसिस जो है, रेप्लिकेशन जो है, इट मस्ट बी विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। इसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। हमारी सेल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इसके साथ। ठीक, थोड़ा सा भी कहीं पे बेटा अगर एरर आ जाएगा, उस एरर को फिर से प्रूफ रीड करना है। और अगर कहीं पे रॉन्ग बेस पेयर ऐड हो गए, से फॉर एग्जांपल एडेनिन जो है इट पेयर्स विद थायमीन, और अगर कभी एडेनिन है ये कभी इसको बेस पेयर कर दिया ग्वानिन के साथ, तो रॉन्ग बेस पेयर है, इसको रिप्लेस करना जरूरी है। और इसको रिप्लेस करेगा हमारे पास एंजाइम कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3 का एप्सिलॉन सब यूनिट। इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग, इट विल चेक द बेस पेयर सीक्वेंस। जो हमारे पास डीएनए बन गया, वेदर दैट डीएनए इज 100% एक्यूरेट और नॉट। ये सारी चीजें आगे बेटा डिटेल में आ जाएंगे। हमारे पास बीटा 2 सब यूनिट, तीसरा सब यूनिट है इसमें। एंड बीटा 2 सब यूनिट की फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन स्लाइडिंग क्लैंप्स। ठीक है बेटा। स्लाइडिंग क्लैंप्स का मतलब क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द डायमीटर ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। कल भी मैंने बताया था जब मैंने बेटा इस तरह से डीएनए बनाया था, अगर आपको याद होगा। ठीक, जब मैंने इस तरह से बेटा डीएनए बनाया था, ठीक, तो मैंने बताया था डीएनए जो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला इन 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर है ना, ये बेटा यूनिफॉर्म रहना चाहिए हर जगह पे। से फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड, तो इनके बीच में जितनी भी स्पेस है, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स, इट मस्ट बी ऑलवेज सेम। ठीक है बेटा। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज बीटा 2 सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। चलिए 6 एंजाइम्स हो गए। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बाद है बेटा फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्या करेगा बेटा काम? इट विल सिंपली हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास डीएनए जो है इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं बेटा? इट्स अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बेटा, डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये इनएक्टिव फॉर्म। न्यूक्लियोटाइड्स कहां होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज फॉस्फोराइलेज। अगर न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट नहीं हो गया तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती है। तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में रोल किसका है बेटा? एंजाइम का, फॉस्फोराइलेज एंजाइम का रोल है। इसके बाद लास्ट जो है बेटा दैट इज न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस जो है दे अगेन हेल्प इन प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग के लिए 2 एंजाइम है। अब देखिए एक्यूरेसी का कितना ख्याल रखा है। ठीक, एक हमारे पास बीटा 2 सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड एक हमारे पास न्यूक्लियसिस जो है, बोथ ऑफ देम हेल्प इन प्रूफ रीडिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लेते हैं। नाउ वी विल बी कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। यहां तक मैंने अभी डिस्कस किए बेटा एंजाइम्स और उनका रोल, कि किस एंजाइम का क्या रोल होगा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म हाउ दिस डीएनए इज रेप्लिकेटेड। किस तरह से बेटा रेप्लिकेशन होती है, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, या सिंपली बेटा हम बता सकते हैं वी विल बी नाउ डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा। चलिए, तो पहला जो इसमें है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, हमने इसको स्टेप्स में डिस्कस किया है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन स्टेप्स। लेकिन एक बात जहन में बिठा के रखिए, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा इस चीज को स्टेप्स में,
जरूरी नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन इसी सीक्वेंस में हो, जो स्टेप मैं पहले बताऊं वही स्टेप पहले हो जाएगा ना, बहुत सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली होते हैं। अब हम स्टेप्स में क्यों पढ़ते हैं? दिस इज ओनली फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है बेटा, फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट स्टेप्स। और हम सारे स्टेप्स को पढ़ नहीं सकते हैं, एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टेप्स जो है ना ये एक साथ हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो बहरहाल हमें एक एक करके ही होगा। ठीक, चलिए बेटा, पहला स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी हमारे पास, डीएनए सिंथेसिस जब शुरू हो जाएगी हमारे पास न्यूक्लियस जो है उसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको ज्वाइन होकर एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है। और वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो बेटा सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अभी मैं बता रहा था, एंजाइम कौन सा बेटा हेल्प करेगा? फॉस्फोराइलेज, अभी मैं आपको बता रहा था। तो इधर बेटा कौन सा एंजाइम होगा? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्या करेगा बेटा काम? इट विल एक्टिवेट द इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड। इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स एक साइड लिखिए, हमारे पास AMP है, ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। हमारे पास GMP है, गुआनोसिन, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है बेटा। तो ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है इसका, इसमें भी ये फॉस्फोराइलेज होगा, एक्टिवेट होकर GTP बनाएगा। ठीक, हमारे पास CMP है इनएक्टिव, तो CTP जब बनाएगा ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक, हमारे पास TMP है इनएक्टिव, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा? TTP। समझ में आ रही बात? तो इस पूरी प्रोसेस में जो एंजाइम बेटा हेल्प करेगा हमें, व्हाट इज दैट एंजाइम कॉल्ड? दैट एंजाइम इज फॉस्फोराइलेज। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियस के अंदर, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है वो इनएक्टिव होते हैं, उनको एक्टिवेट होने की जरूरत है और ये एक्टिवेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेज। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं बेटा। इसके बाद हो जाएगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे हो जाएगा? इसमें हमारे पास एंजाइम जो हेल्प करेगा दैट विल बी एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज जो है बेटा इट विल बाइंड विद डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन। ये हेलिकेज जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल को किसी भी पॉइंट पे बाइंड नहीं हो सकता है। देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पे बेटा बाइंड हो जाएगा और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसको बेटा बोलेंगे हम रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन। और लीनियर डीएनए में बेटा इस रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन को रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। सर्कुलर डीएनए में इसको बेटा, सर्कुलर डीएनए में इसको रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास ये हो गया बेटा लीनियर डीएनए, हमारे पास बेटा ये हो गया लीनियर डीएनए। ठीक है, हमारे पास बेटा लीनियर डीएनए हो गया। लेट अस सपोज दिस इज 3 5 डेज स्ट्रैंड और दिस इज 5 3 डेज स्ट्रैंड। समझ में आ रही बात? मैंने इस तरह से बेंड करके क्यों बनाया स्ट्रैंड्स को? लेट अस सपोज ये वाला वो पार्ट है जो ओपनड अप पार्ट हो गया, जो पार्ट अभी ओपन हो गया है एंजाइम हेलिकेज से। और से फॉर एग्जांपल मैं बेटा इधर दिखाऊंगा, हमें इधर बनाऊंगा आपके लिए एक एंजाइम। लेट अस सपोज बेटा ये एंजाइम है, ये एंजाइम हेलिकेज है। ये एंजाइम जो है ये इस डीएनए स्ट्रैंड्स पे नीचे जा रहा है। जितना जितना ये नीचे जाएगा उतना उतना ऊपर जो है जो पार्ट है वो ओपन अप हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से बनाते हैं। ये ओपनड अप पार्ट जो है, से फॉर एग्जांपल यहां पे पहले हमारे पास एंजाइम बाइंड हो गया था, तो एंजाइम हेलिकेज जो है इट बाइंड्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? इसको बेटा बोलेंगे ORI, दैट मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन। ठीक, इन केस ऑफ लीनियर डीएनए इसको बेटा बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। इस वाले पार्ट को बेटा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि लीनियर डीएनए है। यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन इधर से स्टार्ट हो जाएगी और रेप्लिकेशन के लिए यहां पे पहले बाइंड हो जाएगा हमारे पास एंजाइम। एंड व्हाट इज दैट एंजाइम कॉल्ड? दिस एंजाइम इज बेटा एंजाइम हेलिकेज। तो एंजाइम हेलिकेज जो है ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंड करेगा। उस स्पेसिफिक पॉइंट को इन केस ऑफ लीनियर डीएनए याद रखें हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और इसी स्पेसिफिक पॉइंट को अगर सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन होनी है तो सर्कुलर डीएनए में भी एक इंपॉर्टेंट साइट पे, एक स्पेसिफिक साइट पे ये एंजाइम हेलिकेज जो है बाइंड हो जाएगा। उस टाइम उसको बोलेंगे बेटा, हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल। से फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए है। लेट अस इमेजिन दिस इज द सर्कुलर डीएनए। ये एक स्ट्रैंड हो गई सर्कुलर डीएनए की एंड दिस विल बी द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द सर्कुलर डीएनए। समझ में बेटा आ रही है बात? ठीक, अब ये सर्कुलर डीएनए जो है, से फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास बेटा आ जाएगा एंजाइम
एंजाइम हेलिकेज, और एंजाइम हेलिकेज जो है लेट अस सपोज बेटा ये यहां पे बाइंड हो रहा है, तो जब यहां पे बाइंड हो रहा है एंजाइम हेलिकेज, अब ये इसको अनवाइंड करना शुरू कर देगा। जब ये अनवाइंड करना शुरू कर देगा तो यहां पे बेटा एक बबल बनेगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स ना दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और यहां पे एक बबल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये अनवाइंड हो जाएगा, फिर इस तरह से और इधर बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे बेटा, रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे इसको, ठीक। तो एक चीज बेटा जहन में बिठा के रखिए, ठीक, हमारे पास जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स होगी ये लीनियर डीएनए में भी होगी और ये सर्कुलर डीएनए में भी होगी, एट स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहां चाहे वहां अनवाइंडिंग हो जाएगी ना, जो हमारे पास हेलिकेस एंजाइम है इट विल बी बाइंडिंग only at specific points, and in case of linear DNA that specific point is called replication fork, and in case of circular DNA that specific point is called replication bubble. Unwinding के बाद जो topoisomerase है it will make the cuts in the DNA ताकि टेंशन रिलीज हो जाए, we have read that. उसके बाद बेटा हो जाएगा प्राइमर फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। प्राइमर फॉर्मेशन मैंने बताया, प्राइमर फॉर्मेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। प्राइमर फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा इसमें बेटा हेल्प करेगा प्राइमर फॉर्मेशन, इट विल बी एंजाइम प्राइमेस, इट विल बी एंजाइम प्राइमेस। चलिए बेटा मुझे और बताओ प्राइमर फॉर्मेशन में और क्या बेटा याद रखा आपने, प्राइमर फॉर्मेशन जो है, ठीक, प्राइमर क्या है, इट इज एक्चुअली द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है बेटा। और प्राइमर जो है इट विल हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने ये चीजें डिटेल में अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है बेटा। तो इधर तक 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हो जाएगा, उसके बाद प्राइमर बनेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा इधर। अब हो जाएगा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है दैट इज एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, या बेटा जिसको हम बोलेंगे डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब डीएनए सिंथेसिस बेटा हो जाएगा। अब डीएनए सिंथेसिस किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास बेटा ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी 3-5 है, और डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी 5-3 है। इंपॉर्टेंट चीज जो जहन में बिठा के रखनी है, जो याद रखनी है, व्हाट इज दैट, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, हमारे पास जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3-5 होती है ना, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3-5 होती है, इस स्ट्रैंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5-3 होती है, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5-3 होती है, इस स्ट्रैंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। हालांकि मैंने ऊपर दोनों दिखा के रखे हैं, ठीक। तो ये वाली स्ट्रैंड 3-5 स्ट्रैंड जो है, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी आप बोल सकते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, इट इज 3-5 स्ट्रैंड। तो दूसरी स्ट्रैंड जो है इसकी पोलैरिटी 5-3 है, इसको बेटा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। पोलैरिटी याद रखनी है, व्हाट इज द पोलैरिटी 5-3। अब देख लीजिए बेटा डीएनए सिंथेसिस शुरू करने लगा हूं, नाउ बी अटेंटिव। डीएनए सिंथेसिस बेटा किस तरह से हो जाएगी, सबसे पहले प्राइमर आ जाएगा। ये क्या मैंने इधर बनाया बेटा, ये प्राइमर है, दिस इज प्राइमर। तो प्राइमर क्या है, इट इज द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहले जो ओपनड अप पार्ट है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहां से बेटा रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमर आ जाएगा और ये कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड पे जाएगा। ये कहां जाएगा, हमारे पास जो 3' एंड होता है, प्राइमर इस तरह से बेटा अटैच हो जाएगा, जहां 3' एंड है उसके सामने प्राइमर का 5' एंड आ जाएगा, और प्राइमर का 3' एंड जो है ये अंदर की साइड से हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे इसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमर अटैच हो जाएगा। जब प्राइमर अटैच हो जाएगा वहां से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये ज्वाइन हो गया प्राइमर को टुवर्ड्स इट इज 3' एंड। तो हम बोलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है दे विल बी ज्वाइनिंग विद द प्राइमर ओनली फ्रॉम इट इज 3' एंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहां पे नोट कर लीजिए, हमारे पास जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, कैन ज्वाइन विद प्राइमर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कैन ज्वाइन विद प्राइमर only from its 3' end, ओनली फ्रॉम इट्स 3' एंड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है बेटा ये प्राइमर को ज्वाइन करेंगे ओनली फ्रॉम इट्स 3' एंड। ये एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो गया, फिर दूसरा हो गया,
फिर तीसरा हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स्थ हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड वो बननी शुरू हो गई। ठीक, इस चैन की पोलैरिटी क्या होगी, यहां पे 5 डैश एंड होगा, यहां पे 3 डैश एंड होगा। तो हमारे पास जो प्राइमर है, जो प्राइमर का 3 डैश एंड है, इसके साथ जो पहला न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो जाएगा वो प्राइमर के 3 डैश एंड से ज्वाइन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो पहला है उसका 5 डैश एंड इसके 3 डैश एंड से ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास हर न्यूक्लियोटाइड का 5 डैश एंड ऊपर की साइड से होगा और 3 डैश एंड नीचे की साइड से होगा। तो हमारे पास जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसका यहां पे पोलैरिटी 3 डैश बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक, तो इतना तो हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक, अब देख लीजिए बेटा लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा। ठीक, अभी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, अभी बस शुरू होगी। ठीक, अब लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड पे अगर इधर बेटा हमारे पास प्राइमर आ जाता, लेट अस इमेजिन अगर लैगिंग स्ट्रैंड पे से फॉर एग्जांपल बेटा मैं इधर दिखा रहा हूं, लेट अस सपोज ये हमारे पास बेटा लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, इट इज 5 डैश 3 डैश स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मैं से फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करूंगा, लेट अस सपोज यहां पे हमारे पास प्राइमर आ जाता। तो प्राइमर जो है जहां पे इसका 5 डैश एंड, वहां से प्राइमर का 3 डैश एंड रहेगा। ठीक है बेटा, और प्राइमर जो है इसका 5 डैश एंड कहां हो गया, इसका 5 डैश एंड अंदर की साइड हो जाता। ठीक, तो फिर क्या हो जाता, और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कैन ज्वाइन द प्राइमर ओनली फ्रॉम इट्स 3 डैश एंड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को ज्वाइन हो जाएगा बट ओनली फ्रॉम इट्स 3 डैश एंड। तो इधर से बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन होना था। मुझे बताओ अगर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स यहां से ज्वाइन हो जाते, वाज इट पॉसिबल कि इस तरह से डीएनए बन जाता? नेवर, इट वाज नेवर पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि नीचे से कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड है नहीं, नीचे से कोई डीएनए की स्ट्रैंड है नहीं जिसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स बेटा अटैच हो जाएंगे। ठीक, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 5 डैश 3 डैश स्ट्रैंड जो है इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक, लेट अस सपोज बेटा मैं इस स्ट्रैंड को इधर पे कट मारूंगा तो ये जो थोड़ी सी स्टैंड बन गई, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये 5 डैश एंड होगा, ये 3 डैश एंड होगा। इसके 3 डैश एंड पे मैं अगर इधर प्राइमर को बेटा ज्वाइन करूंगा तो जहां पे स्टैंड का 3 डैश एंड है वहां पे प्राइमर का 5 डैश एंड होगा। ये प्राइमर का 5 डैश एंड हो गया, ये प्राइमर का 3 डैश एंड हो गया। अब जो बाकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ज्वाइन कहां से बेटा हो जाएंगे, टुवर्ड्स इट 3 डैश एंड। मुझे बताओ इस तरह से डीएनए सिंथेसिस आगे हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए प्राइमर को इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक, सिंपल। इसीलिए बेटा हमने प्राइमर को ओपनड अप पार्ट जो है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, दिस इज द ओपनड अप पार्ट, दिस इज द ओपनड अप पार्ट। ठीक है बेटा, तो ओपनड अप पार्ट जो है इसके 3 डैश एंड पे हम ज्वाइन करेंगे बेटा किसको, प्राइमर को। तो प्राइमर का 5 डैश एंड होगा, ये प्राइमर का 3 डैश एंड, फिर इस तरह से बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहले मैं बेटा इसको रब कर लूंगा क्योंकि मैंने ये सारा जो है ना आपके लिए बनाया था। ठीक, समझाने के लिए बेटा ये मैंने इधर बनाया था। आई विल बी रबिंग दिस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं बेटा, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, अब इतना तो देखो, लीडिंग स्ट्रैंड पे भी इस तरह से थोड़ी सी डीएनए सिंथेसिस हो गई, लेगिंग स्ट्रैंड पे भी इस तरह से थोड़ी सी डीएनए सिंथेसिस हो गई। अब पहले तो इतना पार्ट बेटा ओपन अप हो गया था, पहले इतना पार्ट ओपन अप हो गया था। नाउ इमेजिन कि यहां पे बेटा हमारे पास क्या है, यहां पे बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा हेलिकेस एंजाइम है। ये एंजाइम जो बेटा हमारे पास है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम हेलिकेस। ये हेलिकेस एंजाइम एक जगह पे रुकेगा नहीं, ये हेलिकेस एंजाइम नीचे नीचे जाएगा। अब जितना ये नीचे जाएगा उतना पार्ट और ओपन अप हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं दूसरी डायग्राम बेटा बनाऊंगा आपकी आसानी के लिए। बेटा मैं इस तरह से करूंगा, ये हमारे पास बेटा फिर से डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारे पास फिर से डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। ये हमारे पास इसका 3 डैश एंड है, ये इसका बेटा 5 डैश एंड है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड का 5 डैश एंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड का 3 डैश एंड है। अटेंटिव रहना बेटा, मैंने अभी तक क्या दिखाया है, मैंने यहां तक दिखाया था कि इसके ऊपर इस तरह से बेटा प्राइमर आया था, ये प्राइमर का 5 डैश एंड था, ये प्राइमर का 3 डैश एंड था। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो प्राइमर है इसके साथ बेटा इस तरह से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए थे। कौन से स्ट्रैंड पे बेटा ऐड हो गए थे, ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड पे ऐड हो गए थे। लेकिन जूं ही ये और ओपन हो गई, जितना ज्यादा ओपन हो गई स्ट्रैंड उतने उतने हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, चैन बढ़ती जाएगी, डीएनए की चैन बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो उतने न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमारा मसला इधर लैगिंग स्ट्रैंड पे हो जाएगा। लैगिंग
लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या मसला हो जाएगा, इधर एक पेचीदगी आएगी। पहले हमने यहाँ पे एक प्राइमर को बेटा ज्वाइन किया था, ये प्राइमर का 5' एंड था, ये प्राइमर का 3' एंड था, और उस पे क्या बने थे बाद में हमने देखा कि इस प्राइमर के साथ बेटा अटैच क्या हो गए थे, इसके साथ अटैच हो गए थे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए हैं। ठीक, उसके बाद और पार्ट किसका ओपन हो गया, डीएनए का कुछ और पार्ट ओपन हो गया। अब इस वाले देखो हेलिकेस नीचे जा रहा है तो डीएनए आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है, इधर तो इतना ओपन हो गया, इधर तो इतना ही ओपन था, अब इधर इतना ही बस बचा है, इधर तो बहुत ज्यादा बचा था। तो जितना हेलिकेस नीचे जाएगा अनवाइंडिंग होती जाएगी, जब अनवाइंडिंग होती जाएगी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाली है 3'5' स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी 3'5' है, जिसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड बताया, इस पे कंटिन्यूअसली नई नई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। जो हमने लैगिंग स्ट्रैंड बताई जिसकी पोलैरिटी 5'3' बताई, इस पे क्या हो गया, इस पे हमने प्राइमेज जो है प्राइमर जो है वो यहां पे ऐड कर दिया था, इसने थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, लेकिन अब आगे नहीं कर सकता है क्योंकि डीएनए की स्ट्रैंड खत्म हो गई। इसलिए अब यहां से किस तरह से बेटा रेप्लिकेशन हो जाएगी, यहां से किस तरह से हो जाएगी, तो दूसरा प्राइमर बेटा इधर आ जाएगा, दूसरा प्राइमर जो है वो इधर आ जाएगा बेटा, इधर दूसरा प्राइमर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, इधर दूसरा प्राइमर आ जाएगा, ये दूसरे प्राइमर का 5' एंड होगा, ये दूसरे प्राइमर का 3' एंड होगा, फिर दूसरे प्राइमर के साथ भी बेटा क्या हो जाएंगे ऐड, इसके साथ भी ऐड हो जाएंगे हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारे पास बेटा ऐड हो जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इस पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो दूसरे प्राइमर जो हैं ये भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब मैं देख रहा हूं, अब मैं आपको बेटा सिंपल सा बता रहा हूं, लेट अस सपोज कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स अब पूरी तरह से बेटा अनवाइंड हो गई। ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ये हमारे पास दूसरी स्ट्रैंड है, लेट दिस स्ट्रैंड बी 3'5' स्ट्रैंड, इसको हमने बेटा लीडिंग स्ट्रैंड बताया है। पोलैरिटी हमेशा याद रखें, लेट दिस स्ट्रैंड बी 5'3' स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को हमने लेगिंग स्ट्रैंड बताया है। ठीक है बेटा, और हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पे मैं बेटा फिर से बनाऊंगा। हमारे पास ये प्राइमर है, ये प्राइमर बेटा इधर है। ठीक, प्राइमर जो है, प्राइमर पहली बार ही ऐड हो गया था, उसके बाद हमने प्राइमर पे लगातार देखा यहां से क्या बन रहे हैं, यहां से बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। जितनी जितनी स्ट्रैंड ओपन हो रही है उतने उतने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इसमें बेटा ऐड हो रहे हैं। जब पूरी तरह से स्ट्रैंड ओपन हो जाएगी तो हमारे पास पूरी तरह से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इस पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास इधर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। ये एक स्ट्रैंड बन गई 3'5', ये दूसरी स्ट्रैंड बन गई बेटा जिसकी पोलैरिटी 5'3' है। समझ में आ रही बात, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। एक स्ट्रैंड तो ये है और एक स्ट्रैंड तो ये बेटा नई स्ट्रैंड बन गई। समझ में आ रही बात, लेकिन मसला उधर का है जो लेगिंग स्ट्रैंड हमने बनाई। लेगिंग स्ट्रैंड में बेटा क्या हो जाएगा, लेगिंग स्ट्रैंड में हमने देखा पहला जो हमारे पास इधर बेटा, दूसरा इधर आया था प्राइमर, अब तीसरा प्राइमर बेटा इधर आ जाएगा। ठीक, चलिए बेटा, हमारे पास लेगिंग स्ट्रैंड जो है इसमें एक अजीब चीज आप देखेंगे। ये पहला प्राइमर आया था और इसके साथ भी कुछ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बेटा ऐड हो गए थे, फिर और ओपन हो गया था और इसके साथ भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बेटा ऐड हो गए थे। फिर जब ये पूरा ओपन हो जाएगा एक और प्राइमर की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ भी इस तरह से बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। अब देख लीजिए बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इधर ना ऑब्जर्व करनी है, व्हाट इज दैट, कि हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है, हमारे पास जो बेटा लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड पे बेटा क्या हो रहा है, हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, शाबाश, लीडिंग स्ट्रैंड जो है बेटा इसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी 3'5' है। इस पे डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे बेटा इस पे क्या है, इस पे जो डीएनए सिंथेसिस है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है बेटा इस पे जो डीएनए सिंथेसिस है, ये डीएनए सिंथेसिस क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। और लेगिंग स्ट्रैंड जो है इस पे डीएनए सिंथेसिस मुझे बताओ क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं है, इसमें डिसकंटिन्यूअस है। इसमें इधर एक फ्रेगमेंट बन गया डीएनए का, फिर इधर दूसरा फ्रेगमेंट बन गया डीएनए का, फिर इधर तीसरा फ्रेगमेंट बन गया डीएनए का। तो हम लिखेंगे बेटा हमारे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड है, हमारे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे भी बेटा हमारे पास डीएनए बन गया, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे हमारे पास डीएनए सिंथेसिस क्या है, ये बेटा डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए मैंने पहले ही लिखा था ना, लैगिंग स्ट्रैंड को पहले ही क्या बताया था, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड को पहले ही क्या बताया था, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बताया था। अब हमारे
हमारे पास जो लैगिंग स्टैंड पे ये वाले बेटा हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन गए, ये वाले जो बेटा हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन गए, इन सब फ्रैगमेंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन सब फ्रैगमेंट्स को बेटा हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक नीट 2020 में बेटा आया था ये पॉइंट। कब आया था? नीट 2020 में आया था। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बताओ कौन से स्टैंड पे बनते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं ये लैगिंग स्टैंड पे बनते हैं। एंड व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ लैगिंग स्टैंड? इट इज 5 days 3 days स्टैंड। समझ में आ रही बात? ठीक, तो अब देख लीजिए, इधर भी हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इधर भी हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, बट दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट्स। इनको अभी ज्वाइन होना है, अभी डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो गई। इधर तक मैंने आपको बता दिया, अब आगे क्या हो जाएगा 2 मिनट में कंप्लीट बेटा करेंगे। चलिए, इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें रिमूवल ऑफ प्राइमर हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहां भी अभी प्राइमर अटैच ही है, यहां भी अभी प्राइमर अटैच ही है, तो इन प्राइमर्स को बाहर जाना है। पहले मैंने बताया था डीएनए सिंथेसिस में प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, और मैंने यह भी बताया था हमने इस प्राइमर को बाद में बाहर निकालना है, क्योंकि हमने प्योर डीएनए बनाना है, हमने उसमें कोई आरएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं रखना है। तो प्राइमर्स जो है इनको बेटा बाहर निकलना है। हमारे पास जो लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए बना, इसमें कितने प्राइमर्स हैं? एक ही प्राइमर है ना। हमारे पास जो लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए बना, इसमें बहुत सारे प्राइमर्स होंगे, ठीक। तो प्राइमर जो है इसको बेटा रिमूव करना है, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ प्राइमर। रिमूवल ऑफ प्राइमर जो है इसमें एंजाइम हेल्प करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 मैंने पहले ही बेटा पढ़ाया है, ठीक। और रिमूवल ऑफ प्राइमर जो है इट इज फास्ट ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, और इसी तरह से हम देखेंगे बेटा रिमूवल ऑफ प्राइमर जो है इट इज स्लो ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है बेटा इससे प्राइमर के बाहर निकलने में टाइम लगेगा। वाई रिमूवल ऑफ प्राइमर इज स्लो ऑन लैगिंग स्ट्रैंड? क्योंकि यहां पे बहुत सारे बेटा प्राइमर्स हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे मोर प्राइमर्स हैं, इसलिए प्राइमर रिमूवल में टाइम लगेगा लैगिंग स्ट्रैंड पे। लीडिंग स्ट्रैंड पे चूंकि एक ही प्राइमर है, उसको बाहर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए रिमूवल ऑफ प्राइमर जो है इट इज फास्ट ऑन लीडिंग स्ट्रैंड एंड इट इज स्लो ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये प्राइमर जो है ये बाहर जाएंगे, मैं इधर बेटा फिर से दिखा रहा हूं, ये प्राइमर बाहर जाएगा, ये सब प्राइमर्स बाहर जाएंगे। उसके बाद लाइगेज जो है इन फ्रैगमेंट्स को बेटा सील करेगा। इधर भी हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, इधर भी हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उस डीएनए मॉलिक्यूल बनने के बाद प्रूफ रीड हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग जो है इट विल बी परफॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस एंजाइम एंड एप्सिलॉन सबयूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक। इसके बाद हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बेटा बन जाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 3 days 5 days स्ट्रैंड, this was leading strand and this is 5 days 3 days strand, this is lagging strand। इस 3 days 5 days strand पे भी बेटा हमारे पास जो एक स्टैंड है वो नई स्टैंड बनेगी। 3 days 5 days स्टैंड जो है बेटा इस पे भी एक स्टैंड जो है वो नई स्टैंड बन जाएगी। अब नई स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी? 5 days 3 days होगी, और इधर भी एक नई स्टैंड बनेगी। तो पहले पोलैरिटी क्या थी? 5 days 3 days। अब नई स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी बेटा? 3 days 5 days होगी। इधर भी हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इधर हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, तो टोटल एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। इस पूरे मैकेनिज्म में हमने देखा कि किस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।